एक शाम राजीव हाईवे के रास्ते से अपनी बाइक पर जा रहा था। सुनसान सड़क थी, कोई गाड़ी या कोई इंसान का नामो निशान तक नहीं था वहाँ। वो सीटी बजाते हुए मस्ती में जा ही रहा होता है कि तभी उसे सड़क पर कोई बड़ी सी परछाई दिखती है, जिसे देखकर वो अचानक से ब्रेक लगाता है और बाइक से उतरकर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। तभी अचानक से उसका फोन बजने से वो डर जाता है और गहरी सांसें लेकर कॉल रिसीव करता है। यार तूने भी इस टाइम फोन करके मुझे डरा ही दिया। अबे साले कहाँ मर रहा है और मेरी आवाज से तुझे कब से डर लगने लगा? अरे यार पूछ मत, एक तो शाम के समय पता नहीं हाईवे पर इतना सन्नाटा क्यों छा जाता है। मुझे लगा कोई मेरे पीछे है तो मैंने अचानक से बाइक रोक दी, पर कोई था ही नहीं। तभी अचानक से तेरा कॉल आया तो मैं डर ही गया। तू इस समय हाईवे पर है? दिमाग खिसक गया है क्या तेरा? फोन रख और जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल। अरे क्या हो गया अचानक? तू बस जल्दी निकल वहाँ से। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। उसके कहने पर राजीव जल्दी से बाइक स्टार्ट करके वहाँ से तेजी में निकल जाता है। उसके जाने के बाद वो बड़ी सी परछाई सड़क पर फिर दिखाई देती है। राजीव के घर पहुँचते ही पंकज उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलता है, भाई तू ठीक तो है ना? क्यों, मैं तुझे खराब लग रहा हूँ क्या? हाईवे के रास्ते में कुछ अजीब तो नहीं हुआ ना तेरे साथ? मतलब कोई दिखा या दिखी हो? साले क्यों बहकी बहकी बातें कर रहा है? कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। और तूने ऐसा क्यों कहा कि जल्दी निकल वहाँ से? क्यों, तू नहीं जानता कि वो रास्ता कितना खतरनाक है? रात के समय वहाँ से गुजरने वाले हमेशा के लिए गुजर जाते हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ कोई डायन चुड़ैल टाइप औरत रहती है, जिसकी आंखों में जो भी देखता है वो मर जाता है। उसकी बातें सुनकर राजीव जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, क्यों, उस औरत की आंखें क्या मौत का सागर हैं, जिसे देखने भर से बंदे टपक जाते हैं? साले हंस मत, कितने लोग लापता हो चुके हैं वहाँ से, तुझे क्या पता? इसीलिए तो मैं वहाँ से रात में क्या दिन में भी नहीं आता। अबे ये सब सुनी सुनाई बातें हैं जो लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए बनाई होंगी। अब देखना तू ही उसे डायन चुड़ैल और तो और औरत भी कह रहा है। मतलब कोई लॉजिक है इस बात का कि नहीं? तुझे तो सब झूठ ही लगता है, पर कुछ बातों में सच्चाई होती है। तू माने या ना माने, समझा? अरे हाँ हाँ बाबा, अब प्रवचन मत दे, चल खाना खाते हैं। राजीव और पंकज अच्छे दोस्त थे जो साथ में काम करते और एक ही फ्लैट को शेयर करते। हाईवे के पास पड़ने वाले इलाके में किसी चुड़ैल के इंसानों को मारने की अफवाह फैली हुई थी। ये अफवाह इतनी सच थी और कितनी झूठ, इसका पता तो किसी को नहीं था। लेकिन डर के मारे शाम होने से पहले ही उस हाईवे पर लोगों का आना जाना बंद हो जाता था। एक दिन ऑफिस से लंच के लिए दोनों दोस्त बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी पंकज अपने फोन में एक खबर देखकर बोलता है, ओह शिट, फिर से किसी की मौत। दुनिया में रोज ही कोई मरता है, तू क्या इतनी टेंशन ले रहा है? ये देख, हाईवे पर फिर किसी नौजवान लड़के की लाश मिली है। मैं कह रहा हूँ ये उसी चुड़ैल डायन औरत का काम होगा। तू फिर वही बकवास बातें लेकर बैठ गया। वो चुड़ैल डायन औरत जो भी हो, उसके बारे में सोच सोच कर तू जरूर शैतान बन जाएगा। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उसी के ऑफिस में काम करने वाली श्रेया वहाँ आकर बोलती है, अरे तुम दोनों लंच के लिए कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ, यहीं पास वाले रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तुम भी चलो। मैं भी यही बोलने वाली थी, चलो चलते हैं। तीनों साथ में रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। सब ठीक ही चल रहा होता है कि एक दिन किसी जरूरी मीटिंग के कारण राजीव को घर जाने में लेट हो जाता है। साथ ही जैसे ही वो मेन रोड पर पहुंचता है तो इतना ट्रैफिक देखकर गुस्से से बाइक को मुक्का मारते हुए बोलता है, यार आज का दिन ही पनौती भरा है, इतना लेट हो गया और मैं अब तक सड़कों पर भटक रहा हूँ। यार इस ट्रैफिक के चक्कर में अटका रहा तो पता नहीं किस जन्म में घर पहुँचूंगा। हाईवे वाला रास्ता ले ही लेता हूँ। इतना कहकर वो अपनी बाइक को हाईवे के सुनसान रास्ते की तरफ ले जाता है और वो जा ही रहा होता है कि अचानक उसकी नजर अपने बाइक के शीशे पर पड़ती है, जिसपे उसे एक जली हुई शक्ल की औरत अपने पीछे बैठी दिखाई देती है। तभी वो अचानक से बाइक रोककर पीछे देखता है तो पीछे कोई नहीं होता। तभी वो चैन की सांस लेकर आगे मुड़ता है और अपने सामने एक औरत को अचानक से देखकर डरते हुए बाइक से गिर पड़ता है, जिससे उसके घुटने से खून निकलने लगता है।
तभी वो औरत बोलती है, तुम ठीक हो? कहीं लगी तो नहीं? तुम कौन हो और ऐसे इस सुनसान हाईवे पर मेरे सामने अचानक आने का क्या मतलब? मेरा पैर। तुम्हारे पैरों में से तो गरम गरम खून निकल रहा है। अरे मेरा खून क्या तुम्हें चाय दिख रही है जो गरम गरम बोल रही हो? और तुमने बताया नहीं कि कौन हो तुम। ऐसे अकेले मत घूमो, मैंने सुना है यहाँ कोई चुड़ैल लाइन घूमती है इस समय। नहीं, यहाँ तो मेरे सिवा कोई नहीं है। तुम्हारे दोनों पैरों पर चोट लगी है, तुम चल तो लोगे ना? कैसी औरत है ये, इतनी रात को खुले बाल लाल साड़ी पहने घूम रही है, चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं है। सोच क्या रहे हो? इस रास्ते को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे रोज का आना जाना है मेरा। डरो मत, मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। इतना कहकर वो आगे आगे चलने लगती है। राजीव भी जैसे तैसे खड़ा होकर लंगड़ाते हुए उसके पीछे चलने लगता है। तभी राजीव को सड़क पर वही भयानक परछाई दिखती है, लेकिन उस औरत के पीछे चलती हुई। वो औरत अपने असली जले चेहरे के साथ आगे बढ़ती रहती है। तभी राजीव उसे आवाज देता है तो वो फिर से अपने सुंदर रूप में आकर उसकी तरफ मुड़कर बोलती है, क्या हुआ? कोई परछाई दिखी तुम्हें? हाँ, वो तुम्हारे पीछे। तुम्हें कैसे पता मैंने कोई परछाई देखी? क्योंकि मुझे कुछ दिखाई दिया और फिर अचानक से वो परछाई गायब हो गई। क्या तुम्हें डर लग रहा है? डर नहीं, डर नहीं रहा मैं, वो बस मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। वैसे मुझे नहीं लगता मैं अब और चल पाऊंगा। यहाँ कोई ठहरने की जगह है क्या? हाँ, यहाँ पास में ही एक शमशान घाट है, हम वहाँ जा सकते हैं। शमशान घाट? ये औरत कहीं भूत भूत तो नहीं? इतनी रात में यहाँ अकेली मुझे शमशान घाट ले जाने की बात कर रही है। मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं बस एक निडर औरत हूँ जो किसी से नहीं डरती। चलो मेरे साथ। लगता है ये रात इस अजीब सी औरत के साथ कटेगी। इतना कहकर वो औरत मुड़कर अपने असली चेहरे में आकर चलने लगती है और मन ही मन खुद से बोलती है, मूर्ख लड़के, तेरी रात किसी खूबसूरत औरत के साथ नहीं बल्कि मुझ चुड़ैल के साथ गुजरेगी, जिसके बाद तू हमेशा के लिए गुजर जाएगा। कुछ ही देर में दोनों शमशान घाट के पास पहुंचते हैं और वहीं बाहर लगे बेंच पर बैठ जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा होता है। तभी बैठे बैठे वो औरत अपना सर घुमाने लगती है, जिसे देखकर राजीव डर जाता है। तभी उसकी नजर उस औरत के पैरों पर जाती है, जो कि उल्टे होते हैं। राजीव के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। जैसे ही वो उसके कंधे पर हाथ रखता है, वो अपने चुड़ैल रूप में आकर बड़ा सा मुंह खोलती है। क्या हुआ, डर लग रहा है? क्योंकि मैं वही चुड़ैल हूँ जिसका जिक्र तुमने मुझे देखते ही किया था। चुड़ैल, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तेरी एक रात की चाहत है मुझे। एक रात के बाद मैं तुझे आजाद कर दूंगी, हमेशा के लिए। मेरी एक रात चुड़ैल के साथ? देखो मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारे साथ रात भर नहीं रह सकता, मुझे जाने दो। बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुमने यहाँ से जाने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ दूंगी। डरो मत, सुबह होने से पहले मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। बस मेरे करीब बैठे रहो, मेरी तारीफ करते रहो और मेरी आंखों में देखो। इसका जला चेहरा देखकर तो मेरी फटी पड़ी है, इसकी आंखों में कैसे देख लूं? तभी राजीव हिम्मत करके डरते हुए उसकी खून भरी लाल आंखों में देखता है और उसकी आंखों में देखते ही वो खो सा जाता है और उसकी तरफ खींचा चला जाता है। तभी चुड़ैल उसका गला काटकर खून पीने लगती है। इस तरह वो चुड़ैल पूरी रात उसके साथ रहकर अंत में उसे मार डालती है। राजीव ने कभी नहीं सोचा होगा कि चुड़ैल के साथ उसकी रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। मुकेश अंबा गांव का रहने वाला था, लेकिन खुद का अच्छा भविष्य बनाने के लिए वो कम उम्र में ही शहर में नौकरी करने लगा था। आज काफी सालों बाद में वो अपने घर हमेशा के लिए वापस जा रहा था। अपने गांव वापस आते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश था। जैसे ही वो गांव की जमीन पर पहला कदम रखता है तो फिर वो खुद से बोलता है, ना जाने कितने साल बाद अपने गांव जा रहा हूँ। कितना सुकून है वहाँ, हरे हरे खेत, खुले रोड, बड़े बड़े मकान, और वहाँ उसकी यादें भी तो है ना। इतना कहते ही मुकेश अपनी कुछ पुरानी यादों में खो जाता है
मुकेश, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। योगिता, तुम समझती क्यों नहीं हो? अभी मैं बस 30 का हूँ और तुम 25 की। मुझे मुंबई जाकर कुछ बनना है और तुम्हारे घर वाले इतना इंतजार नहीं करेंगे। अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ और जहाँ तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी करवाएं कर लो। अपने अतीत को याद करते करते वो अपने गांव पहुंचता है। अपने घर के बाहर लगे ताले को खोलता है और अपने घर के अंदर जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आती है और उसे बोलती है, अरे ओ बाबूजी, क्या घर के अंदर घुसे जा रहे हो? मुकेश जैसे ही पलट के उस लड़की को देखता है तो वो मन में बोलता है, अरे ये तो बिल्कुल योगिता की तरह लगती है। वही रूप रंग, वही आवाज, लेकिन वो ये कैसे हो सकती है? तब तो वो 25 साल की थी, अब कम से कम 50 की तो होगी। नहीं, ये वो नहीं है। ओ बाबूजी, पगला गए हो क्या? ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? जी बताइए, आप कौन हैं और मुझे क्यों रोक रही हैं? अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो इतने टाइम से बंद मकान को खोल रहे हो, ऊपर से उसमें जबरदस्ती घुस भी रहे हो और मुझी से सवाल कर रहे हो। अरे आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम मुकेश है, ये घर मेरा है। वो मैं कई साल बाद वापस आया हूँ ना, तो इसीलिए आपने मुझे पहचाना नहीं होगा। अच्छा, तो आप हैं मुकेश बाबू। हमारी अम्मा बहुत बताया करती थी आपके बारे में। बहुत पढ़े लिखे हैं ना आप, शहर में नौकरी करते हैं। वैसे आपकी अम्मा का क्या नाम है? हमारी अम्मा का नाम बसंता। ओह, तुम बसंता भाभी की लड़की हो। वो और मैं तो बराबर उम्र के थे। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है और बसंता भाभी कहाँ है आजकल? वो तो हमको जन्म देते ही चल बसी। हमारा नाम संयोगिता है। पूरे 25 बरस के हैं हम। दोनों बातें करने लगते हैं और कुछ देर बाद में संयोगिता घर चली जाती है। मुकेश भी घर की साफ सफाई और सेटिंग करने लगता है। थोड़ी देर बाद में संयोगिता दोबारा आती है। मुकेश को एक थाल देते हुए वो बोलती है, ई लो बाबूजी। ये क्या है? अरे आप इतनी दूर से आए हैं, खाना थोड़ी ना बनाया होगा, इसीलिए हम आपके लिए खाना बना कर लाए हैं। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो। मुकेश के इतना कहते ही संयोगिता वहाँ से शर्मा के भाग जाती है और अपने घर आ जाती है, जहाँ घर आकर वो बोलती है, पता नहीं ऐसी क्या बात है मुकेश बाबू में जो उनकी तरफ खिंची चली जाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ मुकेश भी संयोगिता को याद करते हुए बोलता है, ये लड़की कितनी प्यारी है। काश ये मुझे मेरी उम्र ढलने से पहले मिली होती तो मैं इसको कभी जाने नहीं देता। जिसके बाद अचानक मुकेश संयोगिता के ख्यालों से बाहर आकर बोलता है, नहीं मुकेश, तू पागल हो गया है क्या? अब तेरी जवानी चली गई है। ये 55 का प्यार तुझे शोभा नहीं देता। मुकेश संयोगिता का दिया हुआ खाना खा लेता है और थोड़ी देर आराम करने लगता है। दिन बीतते हैं और संयोगिता रोज मुकेश के लिए खाना लेकर आया करती। धीरे धीरे दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती है, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था और करते भी कैसे। दोनों के बीच समाज और उम्र की दीवार जो खड़ी थी। एक दिन संयोगिता मुकेश के लिए खाना लेकर नहीं आती और मुकेश बोलता है, क्या बात है, अब तक तो संयोगिता को आ जाना चाहिए था। कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं? मुझे उसके घर जाकर देखना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी बसंता भाभी के घर जाता है, लेकिन वहाँ उसे ताला लगा मिलता है, जिसे देखकर मुकेश वापस अपने घर आ जाता है और संयोगिता को याद करने लगता है। जिसके बाद उसके घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और वो दरवाजा खोलता है तो सामने संयोगिता खड़ी होती है, जिसे देखकर वो बोलता है, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम आई क्यों नहीं? अच्छा, और आप आए क्या मुझसे मिलने? आया तो था, लेकिन तुम थी ही नहीं। संयोगिता बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और मुकेश उसे आवाज लगाते हुए बोलता है, संयोगिता सुनो तो। संयोगिता के जाने के बाद मुकेश कहता है, मुझे इस समाज से और मेरी उम्र की दीवार से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं संयोगिता को चाहता हूँ और अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। मैं कल सुबह जाकर उसके घर शादी की बात करूँगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे ना नहीं कहेगी। जिसके बाद मुकेश सारी रात संयोगिता की यादों में बिता देता है। अगले दिन उठकर वो उसी घर पर जाता है और दरवाजा बजाता है। जिसके बाद बसंता भाभी दरवाजा खोलती है और बोलती है,
अरे मुकेश, तुम इतने सालों बाद पर आप तो मर गई थी ना। 55 के हो गए हो तुम, और तुम्हारी मजाक करने की आदत अब तक नहीं गई। मैं भली चंगी तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम बोल रहे हो कि मैं मर गई। कमाल हो यार तुम भी। तुम्हें ये किसने बताया? आपकी बेटी संयोगिता ने। अरे यार, फिर मजाक कर रहे हो। सुबह सुबह मैं ही मिली हूँ क्या? मेरी कोई बेटी नहीं, बस एक बेटा है। ये सुनकर तो मानो जैसे मुकेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद वो अपने घर जाता है और खुद से बोलता है, ये कैसे हो सकता है? बसंता भाभी जिंदा है और उनकी कोई बेटी नहीं है, तो फिर वो कौन है जो रोज मुझे मिलने आती है? मुकेश को कुछ समझ नहीं आता कि संयोगिता कौन है और उसने झूठ क्यों बोला। ऐसे ही रात हो जाती है और संयोगिता आधी रात को मुकेश के दरवाजे पर फिर से दस्तक देती है, जिसे देखकर मुकेश उससे बोलता है, यार तुम कहाँ चली जाती हो और तुम हो कौन? आज मैं तुम्हारे घर गया था। तुम्हारी माँ ने कहा कि उनकी इस नाम की कोई बेटी नहीं है, और तुमने तो कहा था कि तुम्हारी माँ मर चुकी हैं, पर वो तो जिंदा है। मेरा सर घूम रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये चल क्या रहा है। अरे एक एक करके सवाल पूछिए ना, तभी तो जवाब दूंगी। एक काम कीजिए, एक लंबी सांस लीजिए और जरा धीरे धीरे बोलिए। संयोगिता, मैं भले ही 55 का हूँ, पर तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम कहाँ थी और तुमने मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया? इंतजार तो मैंने भी किया था मुकेश तुम्हारा, कई सालों तक, लेकिन तुम नहीं आए। और कितना वास्ता दिया था तुम्हें अपने प्यार का, लेकिन तुम मुझे दर्द में अकेला तड़पता छोड़कर चले गए। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। मैंने तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं किया, इसीलिए जब मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करवाना चाही तो मैंने खुदकुशी कर ली। पर तब भी मेरा जिस्म तो जल गया, लेकिन मेरी रूह आज भी तुम्हारे प्यार को तड़प रही है। योगिता? हाँ योगिता, इतने सालों बाद तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुन के बहुत खुशी हुई। मैं तो तड़प तड़प के मर गई, लेकिन अब बारी तुम्हारी है। तुम भी मेरी तरह ही मरोगे एक दिन। इतना कहकर योगिता हवा में विलीन हो जाती है और मुकेश को 55 की उम्र का प्यार होने के बाद समझ आता है कि उस समय योगिता को कैसा लगा होगा जब मुकेश ने उसे छोड़ा था। जिसके बाद मुकेश संयोगिता की याद के सहारे जीता है और एक दिन अपने 55 के प्यार की याद से तंग आकर उसी कुएं में कूदकर जान दे देता है जहां योगिता मरी थी।